नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की खास पेशकश दलित वोट की चोट पर आप सभी का स्वागत है। तो चुनाव आते ही राजनीतिक जितनी गर्म हो जाती है उतनी ही गंदी भी हो जाती है, क्योंकि यहां विकास का मुद्दा लेकर वोट नहीं मांगा जाता, यहां काम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, यहां वोट जातीय समीकरण पर ध्यान दिया जाता है, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, मुद्दों से भटकाने के लिए जनता की कोशिश की जाती है। शायद यही फंडा चुनाव में झंडा गाड़ने के लिए कामयाब भी होता नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद दलितों का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले भीम आर्मी के नेता और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मैंने बड़ा भाई मान लिया है, यदि वो मुझे छोटा भाई नहीं मानेंगे तो मैं अपना निर्णय लूंगा और मैं उनके संदेश का इंतजार कर रहा हूं। तो वहीं अब ओम प्रकाश राजभर को चंद्रशेखर को मनाने के लिए लगा दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने यह कह दिया है कि लड़ाई अकेले चंद्रशेखर की नहीं है, ये दलितों, वंचितों, शोषितों, मुसलमानों, बौद्धों, अल्पसंख्यकों, हर वर्ग के अधिकार की लड़ाई है। यदि अखिलेश कहेंगे तो यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए मुझे चंद्रशेखर की जरूरत है, तो मैं बिना एक सीट के भी उनके साथ जाने को तैयार हूं। वहीं समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि अभी चंद्रशेखर से गठबंधन के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। क्या चंद्रशेखर के साथ बिगड़ी बात बन सकती है? इस सवाल पर पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, ना ही स्थायी रूप से कोई दरवाजा बंद होता है। राजनीति में बातचीत चलती रहती है। तो इस बार यूपी में दलितों पर दांव लगाया गया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात कर लें या चाहे हम दलित की बात कर लें, मजबूत होती नजर आ रही है। तो यूपी में दलित राजनीति जो है वो चरम पर है और जितनी दलित राजनीति हो रही है उतनी ही राजनीति को दलित बनाया जा रहा है। फिलहाल आज चर्चा हम इसी पर करेंगे और हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरपी उपाध्याय जी मौजूद हैं, तमाम मुद्दों पर जानकार हैं। बीजेपी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मौजूद हैं, सरकार है इनकी। और विपक्ष में बैठे नगेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से दलितों पर राजनीति हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है, काम की बात नहीं हो रही है, सीधे तौर पर राजनीति जो है वो धर्म की हो रही है, दलित की हो रही है, तो दलितों का क्या कुछ असर पड़ेगा यूपी में विधानसभा चुनाव पर? आरपी उपाध्याय जी। दलित आरपी उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ, मुझे पहुंच रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, दलित बैंक बहुत बड़ा हिस्सा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद का उसमें न होना कहीं न कहीं अखरता है। और जो दलित वोट बैंक जिसे हम कहते हैं, इसके पहले भी समझौता हुआ है। मायावती जी के साथ आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और कहा यह गया कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मैं जो समझता हूँ कि अखिलेश यादव ने सबके साथ एक्चुअल में कहीं न कहीं वार्ता की और सबको शामिल किया, लेकिन क्या कारण रहे चंद्रशेखर आजाद को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो वो भी इस बात से कहीं न कहीं आहत है। बिल्कुल, 5 सीटों के लिए उन्होंने कहा था और उस पर भी अखिलेश यादव ने मना कर दिया। देखिए, 5 सीटें 4 सीटें में तो ये बैठ के डिसाइड होता है, लेकिन एक मैसेज जाता है, एक मैसेज ये जाता है कि किस गठबंधन में कौन कौन है। तो उस गठबंधन में दलितों की हिस्सेदारी भी एक्चुअल में होनी चाहिए। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि दलित वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है समाजवादी पार्टी की तरफ, जैसा पीछे देखा गया कि मायावती जी के साथ गठबंधन था, लेकिन
अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। तो वो भी कहीं ना कहीं बात अखिलेश यादव के दिमाग में है और इसीलिए शायद ये देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ओम प्रकाश राजभर जी समझते हैं कि भी चंद्रशेखर का अपना एक स्थान दलित राजनीति में है और उसे नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको चाहते हैं और उनके कहने पर वोट करते हैं। मायावती जी के बाद अगर कोई दलित चेहरा उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आया है तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर जी का चेहरा मान सकते हैं हम। देखिए आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से अगर यूपी चुनाव में बात कर ली जाए तो सीधी टक्कर इसमें मानी जा रही है समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की। तो ऐसे में जो दलित हैं जिन्हें बीएसपी का समर्थक कहा जाता है, बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थक कहा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार यूपी चुनाव में बचा है। तो क्या अखिलेश यादव को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि दलित जाएंगे कहाँ, बीजेपी में तो जाएंगे नहीं, हमारे पास ही आएंगे, इसीलिए शायद 5 सीटों तक पर मना कर दिया गया? कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, ये तो मैं नहीं बता सकता, वही भली भी जानते हो। लेकिन गठबंधन न होना समाजवादी पार्टी दलितों को जो एक स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। और इस मैसेज को जाने से देखिए कोई भी ये कहे कि भी कहाँ जाएंगे दलित, ऐसा नहीं मानना चाहिए। दलित किसको वोट करेगा वो अपने जो भी लीडर्स हैं उनको देखता है। पहले वो मायावती जी की तरफ देखता था, आज वो चंद्रशेखर की तरफ देखता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी है। और दोनों ही लोग हमारे साथ नगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर छोटे और बड़े भाई के बीच में जो बात है वो आखिर कहां पर फंस रही है। नगेंद्र सिंह जी। जी को सुन रहा था और जो आज की चर्चा का विषय है, प्रश्न ये नहीं है, हम कैटेगराइज नहीं कर रहे किसी व्यक्ति विशेष को। जहाँ तक चंद्रशेखर जी का संबंध है, पिछले 6 महीने नहीं तकरीबन 1 साल से बराबर जो विपक्ष का एक हिस्से में वो भी कार्य कर रहे थे और सरकार की मनमानी का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि हम छोटे दलों को साथ लेकर चलें, लेकिन जब साथ लेकर चलने की बात होती है और सीट शेयरिंग की बात होती है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती है, वहाँ एक समन्वय बनाना पड़ता है। तो उसी प्रक्रम में कई मर्तबा चंद्रशेखर जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई और उन्होंने उन सारी परिस्थितियों को उनके सामने खोल के रखा। अब निर्णय जो होता है सहमति का वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। तो जो भी उसका परिणाम रहा अब तक का वो भी तमाम हम और आप लोगों के सामने आया। और जो गठबंधन के बड़े ही गंभीर और बड़े ही सक्रिय भूमिका में राजभर जी भी हैं, उन्होंने भी जो अपील और जो पहल की है हम समझते हैं जैसा ठीक समझा जाएगा सभी साथियों के समन्वय के साथ जल्दी ही मीडिया के लोगों को और तमाम लोगों को उससे रूबरू करा दिया जाएगा। लेकिन नगेंद्र सिंह जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से पूछ लेते हैं कि इस समय दलित राजनीति बिल्कुल चरम पर है। चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, वो भी अब दलितों के साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं, ठीक है, तमाम बीजेपी के नेता, और अब दलितों को यहाँ अपनाने से मना कर दिया जाता है। देखिए, जो अखिलेश जी की राजनीति है वो ओबीसी की राजनीति है। कल भी उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो ओबीसी का 3 महीने के अंदर जनगणना कराएंगे और जाति के आधार पर हम जिसको जितना है उसको देंगे। और आप देखिए, जिनको इन्होंने सपाइयों के गुंडों ने, जब उनकी सरकार थी तो बसपा के जितने भी दलित थे मार मार के गलियों से लेकर रोड तक उनको खदेड़ा था। और तो और मायावती को मारने की पूरी स्थिति आ गई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, हमको याद है कि उन्होंने बचा लिया, नहीं तो मायावती जी की हत्या हो जाती सपाइयों के हाथ से।
तो दलितों के साथ इनका क्या रिश्ता है ये पूरी उत्तर प्रदेश जानती है। अब जब कल इन्होंने ओबीसी वाला कार्ड खेला जिसमें कहा कि हम जनगणना कराएंगे और 100 टेलीफोन रख लेंगे और एक एक से कर लेंगे, इनको लगता है पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं ये, जिनको यही नहीं मालूम है वर्चुअल क्या होता है और जनगणना कैसे होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दलित बिल्कुल भी वोट नहीं देगा इनको, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो चाहे नोटा में डाला है, चाहे मायावती को देके आए, चाहे भाजपा को दो। देखिए दलित समाज के साथ जो आपने कहा ना खिचड़ी पर्व ही ऐसा है कि गरीबों के साथ बैठकर भोजन करना, और हम हमेशा करते रहे। आरएसएस और संघ का ये एक प्रमुख कार्यक्रम है जब हम समाज के सभी हिस्सों के साथ बैठ के खिचड़ी खाते हैं। तो मेरा ये कहना है आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति, वो योगी जी को वोट देंगे। आज का मुद्दा है, आज भी ये जब जितने वो सब जातिगत समीकरण है या मुस्लिम समीकरण, कह के बताता हूं कि ये जितने भी ये स्वामी प्रसाद मौर्य जितने लोगों को ज्वाइन कराया वो अपने लड़के के चुनाव तो जीत नहीं सके। समाज में क्या स्थिति है उनकी, 5 साल तक यहाँ पे रहे, तब उनको समझ में नहीं आया दलित और पिछड़े वर्ग के साथ क्या होना चाहिए। जब उनको पता लगा कि टिकट नहीं हो रही है तो सपा में चले गए। और मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है कई बार अखिलेश यादव जी के ऊपर कि इस तरीके से वोट वो यदि टिकट बांटेंगे तो उनकी पार्टी को कितने टिकट मिलेंगे ये भी समझ में नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं जो 50,000 जिनका लड़के को 50,000 टिकट नहीं मिल सकते, जब भाजपा की लहर रही हो, 2 बार हार चुके हो और उनकी लड़की कहती है कि कुछ भी हो जाए हम भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, मैं पिताजी के साथ नहीं हूं, तो ये एक चरित्र सामने आ रहा है कि ये जितनी सीटें पा रहे थे, यदि ये 40-45 सीटें पा रहे थे उससे भी 10 सीटें कम हो जाएंगी सपा की, और हम जहां पे 325 और 340 सीटें पा रहे थे हम 365 और 370 है। ये जाति के समीकरण को मिलाते रहे, हम विकास के समीकरण को मिलाते रहेंगे और जनता देखती है कि जहां जाति को खत्म होता है ये हरे टोपी पहनने से कुछ नहीं होता। नहीं, एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फॉर्मूला दिया था 80-20 का, 80-20 में उन्होंने कहा था अगर हम इसको बात कर ली जाए यूपी के जनता की जनसंख्या की बात कर ली जाए तो 80% लगभग हिंदू वोटर है और 20% जो है वो मुस्लिम वोटर है। तो क्या तब राजनीति नहीं हो रही थी, तब जातीय समीकरण बदलने की कोशिश नहीं की जा रही थी क्या? चलिए एक चीज बताता हूं, आप समझिए जाति के समीकरण की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप बताइए सपा के सरकार में कितने दंगे हुए, ये आप भूल गए 2013 वाला कैराना वाला, और जाटो वर्सेस मुसलमानों का दंगा इतना हुआ और आज भी कोई जाट मुसलमान को वोट देने को तैयार नहीं है, ना मुसलमान जाट को देने को तैयार है, और जयंत और सपा ने वो किया है, तो आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। हमने सबका साथ सबका विकास, एक भी दंगा यदि हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ हो, यदि अनाज दिया है तो सबको दिया है हमने समाज को बांटा नहीं है कहीं पे भी, हमने कोई विविधता नहीं करी है। जिस तरीके से सपा के जो गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे होते थे उनके गुंडों के, और उन्होंने किस तरीके से दलितों को और बाकी लोगों को सताया है, सब लोगों को याद है अभी भी। और देश यदि विकास का उत्तर प्रदेश चला है तो ये सब लोगों को मालूम है कि सपा के आने के बाद कैसे गुंडे आ जाएंगे। जिन्होंने पूरी लूट खसोट करी थी उनका पूरा परिवार, चाचा भी मिल गए जो अलग हो गए थे क्योंकि सत्ता चाहिए, भाभी भी मिल गई, और सब लोग एक ही जगह पर सफाई में नाच देखेंगे और यूपी में सरकार चलाएंगे। समधी को ये तो इनका चरित्र है, जनता ने देखा हुआ है, कोई विषय नहीं है। अवस्थी जी समधी को तो आपने काट लिया ना? अरे समधी तो यार एकाध तो सब जगह पे आते जाते रहते हैं, अभी हो सकता है और भी बहू भी आ जाए उनकी, तो क्या करेंगे इसका? हम ये जो आना जाना तो पार्टियों में रहेगा। मंत्री विधायक छोड़ के आप समधी और बहू पटक गए नगेंद्र सिंह जी। अरे भैया मंत्री विधायक की बात क्या करें हम,
जो आना चलिए चाहे वो आ नगेन सिंह जाए, जी से जवाब जो ले लेते जाना हैं। चाहे वो चला जाए, मुलायम सिंह अपने और समधी को अपना नहीं मना अपना पाए। राजनीतिक, और ये मैं कह रहा हूं चलिए आपको, चलिए चलिए ये जवाब ले लेते अखिलेश हैं। यादव मुलायम का, सिंह अपने समधी को नहीं ये रोक पाए और अखिलेश खुश यादव हो का रहे हैं अंतिम कि चुनाव तमाम है। मंत्री और नेता आ रहे हैं। ये अखिलेश जी का चलिए अंतिम जवाब ले चुनाव लेते है। हैं। जवाब जवाब जवाब। दीक्षित जी, जी मैं बड़ी गंभीरता से बातों को सुनता हूं और गंभीरता से ही कहने का प्रयास करता मौका हूं, दे दिया आपको लेकिन कहने मुझे का। आज मुझे आज बड़ा अटपटा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अवस्थी साथी जी, मैं इनको पहले भी डिबेट में रहा हूं तो बड़ी गंभीरता से बात कहते थे, लेकिन आज बड़े पजल्ड और ट्रैक से उतरे नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस बहस को जो मेन मुद्दा है उसी पे केंद्रित किया जाए, बाकी मुद्दों पे हम फिर चर्चा करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो खिचड़ी कार्यक्रम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने बताया है, तो इतिहास के पन्ने भी ये पलट लिया करें। आजादी से पहले गांधी जी ने छुआछूत के लिए बड़ा काम किया, और इस देश में जो रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है समाजवाद की, वो गांधीयन समाजवाद की ही रिलेवेंस है, और हमारा जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद है। उसके बाद जब मुल्क आजाद हुआ तो 50 और 60 के दशक में ही सबसे पहले सहभोज की जो परंपरा और सहभोज के जो कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, उपाध्याय जी निष्पक्ष आदमी है, सहमत होंगे, यह कार्य समाजवादियों के द्वारा ही किया गया है। आप लोग चाहे आदर्श हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे कार्यक्रम हो, आपके पास सब उधार का ही है, और जिस विचार से आप पोषित होके आते हो उसकी वर्दी भी जर्मन से ली गई है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ चर्चा दलित राजनीति पे कर रहे हैं, तो जो दलित नेता और पिछड़े वर्ग के नेता इन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध होकर जो भी कारण रहे हैं, उन्होंने वो अपनी बात कही है। तो नगेन सिंह जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आरबी उपाध्याय जी से हम समझना चाहेंगे कि सर छोटा सा विश्लेषण कर दीजिए 2012 से 2017 तक और 2017 से अब तक। उपाध्याय जी, एक नेतृत्व की तलाश में है। पहले मायावती जी दलित का चेहरा बनकर उभरी थी, लेकिन दलित को जो अपेक्षाएं और आशाएं थी वो फुलफिल नहीं कर पाए। नतीजा था कि एक नए नेतृत्व का उभार। जी उपाध्याय जी, उपाध्याय जी जुड़ना चाहेंगे आपसे दोबारा, लेकिन अवस्थी जी, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रम्प कार्ड माना जाता है, अगर दलितों की राजनीति की बात कर लें तो जिस तरीके से ट्रम्प कार्ड माना जाता है, जब 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 चाचा को जोड़ सकते हैं, चाचा को टिकटें दे सकते हैं, तो क्या फिलहाल चंद्रशेखर को नहीं टिकट दे सकते, जो दलितों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं? अवस्थी जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे दोबारा, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से दलितों की राजनीति हो रही है, अवस्थी जी, जिस तरीके से दलितों पर राजनीति लगातार कायम है, चाहे हम यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जो है एक अहम चेहरा माने जाते हैं दलित के, और क्या कुछ उनकी हैसियत है। अगर हम यूपी में बात कर लें तो मायावती के बाद उनका ही एक चेहरा है जिस पर दलित वोट कर सकता है, और अभी उन्होंने अपनी एक आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, और उसके बाद वो खुद चुनाव लड़ने को थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अगर जाते हैं वो, तो आप पर क्या कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, बात वहीं पे आ गई है जी, वो जाति पे समीकरण पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास के समीकरण पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो मुसलमानों को लेके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम सबको सब पूरे समाज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो यादव समाज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम जिनको वर्चुअल और जनगणना कैसे होनी चाहिए टेलीफोन लगाकर वो नहीं मालूम है, हम एक एजुकेटेड और 21वीं शताब्दी में जाने की बात कर रहे हैं। बात यहीं पर है जहां पर जिन लोगों ने मंदिर को यदि जाने वाले कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, और जिन्होंने कहा कि ये मंदिर हमारे की बात कर रहे हैं,
कैसी आज ये बात सब करते हैं लोग अवस्थी जी, कैसी बात सब करते चुनाव हैं? में कहाँ सब से मामले कहाँ को घुमा मुद्दा रहे लेके हैं। जाते हैं आप, कहाँ से कहाँ? मैं देखो कारसेवक भी मैं बात विचार किया है, हम्म, देखिए बात विचार की है, जो लोहिया जी के सिद्धांतों में चलने वाले लोग हैं वो सफाई पे डांस करते हैं, और जब वो डांस कर रहे थे तब यहाँ पर अरे मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिर विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते हैं? सीधा सा सवाल मेरा। आप दो आप दोनों प्रवक्ताओं कि हम तो विकास के दीक्षित जी जिसने विकास किया होगा हाँ। वही तो विकास के नाम पर वोट मांगेगा, जिसने विनाश किया होगा। धर्म की राजनीति आखिर क्यों हो रही 2022 विधानसभा चुनाव? क्या आप अब्बाजान को लेकर कभी टारगेट कर लेते हैं? कभी घर में इत्र लगाया होगा, वही लोग तो जाति की बात करेंगे। उनके सब सिस्टम खराब हो गए, लोग समझ गए, तो अब जाति पे आ गए ये लोग। और मैं बार बार कहता हूं कि जनता ने देख लिया है, वोट में बता देगा अभी वोट देते समय कि ना इत्र चलेगा, ना साइकिल चलेगी, ना जातिगत समीकरण चलेगा, केवल विकास चलेगा, विनाश नहीं। चलिए, अगर विकास किया होता सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं से भी लड़ सकते थे चुनाव। पहले मथुरा की बारी थी। देखिए सीएम आदित्यनाथ कहीं से भी लड़ सकते हैं। हाँ। आप दीक्षित जी चीजों को घुमाइए मत। नहीं, मैं नहीं घुमा रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, वो अयोध्या से भी लड़ सकते हैं, हाँ। गोरखपुर से भी लड़ सकते हैं, और आप जहां से कहो कैराना से भी लड़ सकते हैं, और कहो तो सफाई से लड़वा दूं। सफाई में सबसे पहले साफ हो जाएंगे ये लोग। इसलिए आप बात दीक्षित जी बातों को मैं नहीं घुमा रहा हूं, सीधे तौर पर मैं नहीं घुमा रहा हूं। मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूं कि पहले मथुरा से उनको लड़ाने की बात की जा रही थी, फिर अयोध्या पर फिलहाल तो उन्हें फाइनली माना जा रहा था, लेकिन फिर से उन्हें घर भेज दिया गया। अवस्थी जी नहीं, उनको तो ये भी कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़े, ये भी बात चल रही थी। ये सब अफवाह चलती है चुनाव से पहले बड़े नेता के लिए, और जहां से उसको लड़ना है, जहां से समाज लड़ना चाहता है, जहां से संगठन लड़ना चाहता है, वो वहां से लड़ेंगे। चलिए, कितना विकास समाज कहां से आ गया इस बीच में लाने में? इसमें समाज को क्यों ले आते हैं बीच में? कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा? अरे समाज, आपका समाज की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय समाज, भारतीय जनता पार्टी समाज की उपाध्याय जी बात कर रहा हूं, संगठन की बात कर रहा हूं। आप विषय तो समझो। संगठन आप कहने समाज से करेगा, समाज थोड़ा तय करता है। ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, चाहता है कि कहां से लड़ रहा है, कहां से लड़ा, उसके क्या चाहोगे, क्या राजनीति होगी उसके लिए विकास किया गया। आप समाज को उसमें न घसीटे वो ज्यादा अच्छा है। बाबा की बात को, बाबा ने 1 रुपए का गड़बड़ नहीं किया। यहाँ परिवारों में इतना इत्र भरा हुआ है कि जो साइकिल पे भी चलते हैं, अपना साइकिल खुद साइन के पास भी 285 करोड़ निकल आते हैं। अयोध्या में जो भूमि पर हुआ है, मेयर साहब भी लपेटे में है, एसपी साहब लपेटे में है, एसपी साहब भी लपेटे में है। 5 दिन की कमेटी बनाई गई थी, 5 दिन बाद क्या हुआ उस पर बता दीजिए मुझे आप। देखिए क्यों नहीं हुआ, क्यों कमेटी बनाई हमने, हाँ, किस लिए करा हमने, जानकारी के लिए। और आप ये तो हमने किया है। बात करते हैं कुछ ना कुछ इतना इत्र चल गया कि मोटरसाइकिल वाले के घर में भी 285 करोड़ निकलते हैं। उनके एमएलसी के घर में कितना पैसा निकल आया आपको मालूम ही होगा। ये सब साइकिल एक आदमी में भिजवाया गया है। इसलिए दीक्षित जी आप गलत बात ना करें। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे तौर पर मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल कर रहा हूं यहाँ पर बैठे बैठे। नहीं, सवाल आपने गलत किया। गलत सवाल नहीं था मेरा सवाल सीधा यही था कि जो अयोध्या में भूमि का जो घोटाला किया गया है, जिसमें मेयर साहब भी शामिल है, कोई घोटाला नहीं किया गया है, और जो होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। कब होगा एक्शन? 5 दिनों की रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद क्या रिपोर्ट आई उस पर? मुझे आप सीधा सा जवाब, सीधा सा एक जो लोग चाहे मेयर हो। देखिए जब इस तरीके के जमीनों का डेवलपमेंट होता है, मंदिरों का निर्माण होता है, तो कुछ लोग अपने पैसे लगा के जमीन खरीद फरोख्त करते हैं, और वो जमीन को खरीदते रेट में बढ़ जाता है। ये सब चीजों को भी जांच हो रही है, कितने बाजार का क्या रेट था, किस पे खरीदा गया है। कोई भी आदमी भारत में कहीं भी जाके जमीन खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, लेकिन ये वही अयोध्या है अवस्थी जी, ये वही अयोध्या है जहां एसएसपी, एसपी या कोई भी अधिकारी वहां ट्रांसफर नहीं चाहता था, और अब वही अयोध्या है, वहां पर महल बन रहे हैं। बिल्कुल, क्यों बनेंगे नहीं? जहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बिल्कुल, पर ये कब्रिस्तान बनाना चाहते थे, तो वहां पे कोई नहीं जाएगा। जहां पे राम का मंदिर बनेगा वहीं पे लोग जाएंगे, घर भी लेंगे और रहेंगे भी।
तो वहां पर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां पर गरीबों को घर दे दिया जाता, मैं सवाल नहीं उठाता। क्यों नहीं घर दिए गए? 4 वहां पर मैं अयोध्या पे जो भूमि घोटाला हुआ है, किलोमीटर के अंदर, सुनिए दीक्षित जी मैं क्लियर कर दूं। चलिए 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 आरबी उपाध्याय जी से एक बार तमाम विश्लेषण ले लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, देखिए प्रियव्रत, सब कहते हैं कि भी हम निष्पक्ष हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया है। कहां से करोड़ों रुपए लाते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। यदि आप अपना सर्टिफिकेट खुद साइन नहीं कर सकते कि मैं ईमानदार हूँ। ये तो हर व्यक्ति कहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, लेकिन जब की बात आती है, पारदर्शिता की बात आती है, आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, इनकम का सोर्स नहीं बताएंगे, कैसी बातें करते हैं। और करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, अगर 2 करोड़ की सीमा है तो 6 करोड़ खर्च करेंगे। कहाँ से आता है ये पैसा? भ्रष्टाचार से नहीं आता है। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, अपने खुद ये तय कर लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं किया तो पैसा कहाँ से आया? तो देखिए, ये नहीं, ये कहने की बात एक अलग है। जब तक राजनीति का अपराधीकरण और व्यवसायीकरण रहेगा, भ्रष्टाचार बरकरार रहेगा। भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, और हर कोई अपने पाप धोना चाहता है राजनीति में आने से, ये भी साफ हो गया। क्यों आना चाहता है? इसीलिए मलाई वाली पोस्ट की बात सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। क्या होता है? यानी कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया, पता लगा 50 करोड़ कमाता है। तो ये कोई बातें छुपी नहीं रहती है, जनता जानती है कि कितने ईमानदार हैं राजनीतिक लोग, कितनी ईमानदार है पॉलिटिकल पार्टियां। अगर ईमानदार हैं तो आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आ जाती है? बिल्कुल वहां का देख हो जाते हैं। पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद होगी, नेताओं की पेंशन बंद नहीं होगी। बिल्कुल 15,000 रुपए मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? आज के जमाने में भी बात 15,000 रुपए मोबाइल को भत्ता क्यों नहीं दिया जाएगा किसी राजनेता को जो एमएलए है, एमपी है? कहां से पैसा लाएगा? फिर आप कहोगे कि पैसा बाहर से मांग रहा है। 15,000 रुपए मोबाइल भत्ता भाई साहब, क्यों नहीं भाई होना चाहिए? साहब, 4 लोग उसके ऑफिस में काम करते हैं जनता के लिए, और आप जाते हो तो लेटर कहां से लिखा जाएगा? फोन कैसे किया जाएगा? दीक्षित जी, आप सामाजिक सत्ता को लेकर बात करिए। मैं सत्ता को लेकर ही बात कर रहा हूं, मेरे सवाल सीधे सत्ता से हैं। आप विषय पर बात करिए, विषय से इधर उधर मत जाइए। मैं नहीं जा रहा हूं इधर उधर। बिल्कुल आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे को। आप भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दों को। आप कर रहे हो। आप मुद्दा कौन सा है? आप 15,000 कहां से आ गया दीक्षित जी? मैं बात कर रहा हूं ना, आप जब बात कर रहे हैं नेता आरटीआई में नहीं आएंगे। क्यों 15,000? देखिए दीक्षित जी, आपको आप 15,000 रुपए पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे नहीं है, अनलिमिटेड प्लान आता है, बताइए। अनलिमिटेड प्लान आता है, क्या हो आप विषय पर नहीं है? बिल्कुल विषय पर हूं मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं। आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दों को। आप 15,000 कहां से आ गए बताइए? 15,000 आप क्यों बात कर रहे हैं ऐसी? क्या आप क्या विषय बताइए एंकर का? आज का विषय क्या है? आज का विषय फिलहाल यही है, दलित राजनीति, लेकिन आप मुद्दों भटकाते हैं, आप इस पे चले जाते हैं। आप बिल्कुल जाएंगे, हमसे जो पूछा जाएगा वो हम जवाब देंगे। आप मत जाइए कहीं पे, आपको सामान्य में रहना है, विषय पे रहना है। मैं सामान्य हूँ, बिल्कुल सामान्य नहीं है। सामान्य है, हमारा की राजनीति, हमारा काम है। नहीं हम आपकी बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उनकी बात करते हैं उनको अच्छा लगता है। दीक्षित जी, के आरोप लगते हैं। हमको भी मिलता होगा तो दूसरे को भी मिल रहा है, आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको विषय के ऊपर नॉलेज रह के बात करिए ना सबके साथ। वही बात हो रही है अवस्थी जी, लेकिन आप भटकाने की कोशिश कर देते हैं। नहीं, दलित के विषय पे बात करना करिए, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। चलिए दलित के विषय पर ही बात कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी करिए ना जी। जिस तरीके से राजनीति ये दलितों की बात सब करते हैं, दलितों का कितना उद्धार हुआ है, कितना उत्थान हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, चंद लोगों ने ठीक है रिजर्वेशन के नाम पर, ठीक है उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, उनके बच्चों को मिल रही है, बच्चों को मिल रही है, जो वही उसका फायदा उठा रहे हैं। व्यक्ति जिसको जरूरत है, जो गांव में रहता है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसको कोई फायदा एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, और चंद मुट्ठीभर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। और राजनीतिक दल हमेशा देखिए, जय जवान जय किसान, आज किसान भी परेशान है, दलित भी परेशान है,
युवा परेशान है, किसकी बातें करते हैं? अगर सबका कल्याण हो गया होता तो मैं समझता हूँ प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जिसको लाभ होगा वो बिल्कुल आपको वोट करेगा, विकास होगा दिखेगा, वो कहने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्रचार की जरूरत नहीं होती है। जहाँ विकास होता है वो नजर आता है। और विकास देखिए, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा प्रियवर, वो विकास बेईमानी हो जाता है। चंद लोगों का विकास हो जाना कोई विकास नहीं माना जाएगा। विकास की असली परिभाषा समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जब तक विकास न पहुंचे। क्या स्वीकार कर रहे हैं मुझे बता दें। सरकार को क्या दिल्ली जनप्रतिनिधि, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। क्या पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? किस विकास की बात करते हैं? उपाध्याय जी, किस समाजवाद की बात करते हैं? ये लोहिया जी का समाजवाद है। नहीं, जो आजकल सफाई में डांस कराता है, वो लोहिया जी ने कभी कहा था क्या लीजिए अब कि यहाँ पे डांस कराओ सफाई में? ठीक है, ये मुद्दा है। अब अवस्थी जी आपके हिसाब से ये मुद्दा है, सफाई में डांस कराना मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सफाई में डांस? आपका पास दलित का लोहिया जी ने कहा नहीं, अभी दलित पे सब्जेक्ट चल रहा है, आप चले जाएंगे, वही कह रहा हूँ, आप चले जाएंगे डांस आप खोल के देखो, जहाँ जो हॉस्पिटल थे दलित की 57 बन गए, कि दलित के लिए क्या प्लानिंग आपके पास है, क्या कितनी रोड बन गई है, कितने मेट्रो बन गए हैं, और कितने समय में भला करेंगे? आज ये पता है कि इलेक्शन के दौरान दिख नहीं रहा है विकास, तो फिर पता नहीं कब विकास दिखाई देगा। अंत्योदय योजना में 1 लाख करोड़ रुपए लोगों को, दलितों को भोजन दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए नगेन सिंह जी काफी लंबे समय से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नगेन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पिछड़े और दलितों की जातिगत जनगणना को लेकर कर रहे थे, तो बंधुवर इनको पता ये होना चाहिए कि 1931 के बाद में कोई भी जनगणना जातिगत आधार पर नहीं हुई है। और जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो एससी वर्ग का और ओबीसी वर्ग का, वहाँ एक जातियों को मतलब एक कंसोलिडेटेड डाटा देखा गया था कि किस जाति में कितना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन है, और उसी तरह से कैटेगराइज किया गया था। तो देश में क्लास को, वर्ग को रिजर्वेशन है, न कि जाति को रिजर्वेशन है। तो उसको बदलते परिवेश में उसको न्यू फॉर्म में लेके आने के लिए अब हमें रिवाइव करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किस क्लास का कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो इस बात को लेकर इनको क्यों आपत्ति हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, जो पिछड़ों की राजनीति की बात, पिछड़ों के हितों की और दलितों के हितों की बात जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं तो इनको आपत्ति होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जानते कि आखिर दलित राजनीति इतनी क्यों गरमाई हुई है? बात बताना चाहता हूँ। हमारे नगेन जी और उपाध्याय जी बड़े सीनियर लोग हैं। जब 1949 में आरक्षण के ऊपर एक कमेटी बनी, 8 लोगों की कमेटी बनी, उसमें से 5 लोगों ने ये मना कर दिया, और उसमें रिटर्न है ये सब कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरक्षण के विरोध में वोट किया। और अंबेडकर साहब ने भी ये कहा कि जो ये हम शेड्यूल कास्ट की जो हम प्रोविजन ले रहे हैं, ये 10 साल तक के लिए ही है खाली, और उसके बाद इसको देखना पड़ेगा कि इससे हमारा पूरा विकास हुआ है या नहीं हुआ है, जिन पिछड़े दल के लिए या जिन शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिया गया। परंतु जब पिछड़ा वर्ग के लिए भी हम लोगों ने जब बात करी, और बहुत समाज में जब मंडल का भी आयोग आया, बहुत सारे आयोग आए, उस समय पर भी ये बात आई कि जब पिछड़े वर्ग में भी कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनका विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिल्कुल क्लियर कट बात कही है कि जिन भी जातियों में, जैसे यादव समाज है, उसका वो क्रीमी लेयर में आ गया है। अब यादव समाज का व्यक्ति है, उसको भी आज यदि आरक्षण मिला है, उसके बच्चे को भी मिल रहा है, उसके भी बच्चे को मिल रहा है, तो यादव समाज में को यहां से पिछड़े समाज से निकालकर सामान्य समाज में डाल दें। अब जो लोगों का विकास नहीं हुआ, जैसे यादव का विकास हो गया, जायसवाल जी का विकास हो गया, या और भी इस तरीके की जो जातियां हैं जिनका विकास हो गया है, उनको क्रीमी लेयर में आना चाहिए। यही ओबीसी के लोग जो क्रीमी लेयर में हैं, वो यदि ऊपर चले जाते हैं तो बाकी लोगों का विकास हो जाएगा। ओबीसी में इसका सामाजिक विकास होना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 10% का प्रोविजन उन्होंने सभी समाज के लिए कर दिया, जो भी लोग फाइनेंशियली पुअर हैं। पर यदि इस तरीके की बात कही जाएगी कि हम दोबारा जनगणना कराएंगे और उसमें यदि जो होगा तो 50 से भी ऊपर मांगेंगे, और जनगणना करने का तरीका क्या बताया उन्होंने कि हम 100 फोन रख लेंगे। हम कह रहे हैं आप 100 फोन रखो या 1000 फोन रखो, इस तरीके से जनगणना नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ये फोन से पूछ रहे हो कि आपकी कौन सी जाति है, तो ये भी पूछ लेना ओबीसी में कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। उसके हिसाब से जो लोग क्रीमी लेयर्स में आ गए हैं वो लोग बाहर निकाल दिए जाएं, सामान्य में ला दिए जाएं, और जो लोग ओबीसी में बचे हुए हैं उनका विकास करना चाहिए। वरना क्या होगा, जिनको एक बार मिल गई है, जो एक बार अफसर बन गया पीडब्ल्यूडी में, कहीं सरकारी अफसर में, उनका लड़का ही ले रहा है आरक्षण। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता ओबीसी में। ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, किसी भी आरक्षण के विरोध में नहीं है, पर जिनको मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा है, और 70 साल में नहीं मिला, और अब कह रहे हैं कि आप और चाहिए। 70 साल की बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने उसमें क्या कदम उठाया जिन लोगों को नहीं मिला? करना किसे चाहिए मुझे ये बता दीजिए। नहीं, आप सत्ता में है, वही मैं पूछ रहा हूँ। आप सत्ता में नहीं है। सुनिए, सत्ता में 7 साल से उपाध्याय जी, आप अपना चश्मा हटा के देखिए, 70 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया, खाली लोगों को लड़ाया है। 7 साल देखिए उन्होंने क्या किया, जनता ने हटा दिया है। पहले देखिए अवस्थी जी हमारी बात सुन ले, हमने आपकी बात सुन ली। जब हम विकास की बात करेंगे, देखिए सुन ले, 20वीं शताब्दी में सुन ले अवस्थी जी, और आज भी हम सुन लेते हैं ना, बात कर रहे हैं अच्छा वक्ता जातियों होने के की। साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। अवस्थी जी उन्होंने 70 साल में नहीं किया, जनता ने उन्हें हटा दिया। आप विषय क्यों रखो तो रखेंगे, विषय ही है, विषय ही है। जनता ने सत्ता से वंचित कर दिया। उपाध्याय जी से वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको 7 साल काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें इनसे। इनको 7 साल में ऑब्जेक्शन है, 70 साल में ऑब्जेक्शन नहीं है उपाध्याय जी को। चलिए पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्शन है सर, और वो सत्ता से हटा दिए गए, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आपको सत्ता में लाया गया, इसलिए लाया गया कि शायद आप कुछ करेंगे कि आप 7 साल में उपाय हो जाए। आप 70 साल का रोना कब तक रोएंगे? आपको भी 7 साल हो गए, तो 7 साल में आपने क्या किया आप बता दें। बहुत कुछ किया है। और क्या आप सहमत हैं नहीं है कि भाई जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण, इसका आधार आर्थिक क्यों नहीं होना चाहिए? और जब आर्थिक होगा तो उसके लिए आपने क्या पहल की है? उस गरीब वंचित के अंतिम व्यक्ति को न्याय जब मिलेगा जब उसका आधार आर्थिक होगा। एक नेक्सस क्रिएट होता है कि मुझे फायदा मिल गया, मेरे बच्चों को मिल रहा है, मेरे रिश्तेदारों को मिल रहा है। जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जो निर्धन है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? कुछ बदलाव किया? 1 लाख करोड़ क्या है? आपको गिनाना चालू करूं? शौचालय से लेकर अंत्योदय, मैं आरक्षण की बात, शौचालय, हम बात आरक्षण की कर रहे हैं, आप पे चले जाएंगे। हम बात दलित की करेंगे, आप पे ही जाएंगे। शौचालय बन गए कितने लोगों के घर में? अरे शौचालय कहां से आगे यार? हम जातिगत जनगणना, दलितों के लिए काम करेंगे सरकार, भारतीय जनता पार्टी। आप आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। शौचालय कहां से आ गया? क्या शौचालय का भी आरक्षण होगा क्या? 1 लाख करोड़ रुपए का यदि 2 सालों में अनाज दिया गया है, तो कौन सा गरीब किसको नहीं दिया गया? आपको, हमको नहीं मिला है, वो गरीबों को मिला है। 1 लाख करोड़ रुपए का महीने में 2 बार, और किसी भी गरीब के घर में जाके आप पूछ लो कि जाति के हिसाब से दिया गया हो और किसी महीने में ना दिया गया हो, क्योंकि आप लोगों को दिखता ही नहीं है। आप एक ही तरीके से देखना चाहते हो, इसमें दिखेगा भी नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नगेंद्र सिंह जी हैं। नगेंद्र सिंह जी, तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि आज मुझे डिबेट में कम समय दिया गया है, तो ये मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान रखा जाए। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अभी बात कह रहे थे शुभेंद्र जी कि क्रीमी लेयर, ओबीसी का जो आरक्षण के प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें ऑलरेडी क्रीमी लेयर का प्रोविजन है। जो ओबीसी वर्ग के लोग उस क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वे सामान्य श्रेणी में ही, उनके डिपेंडेंट्स या वो लोग सामान्य श्रेणी में आते हैं। एक तो इनको मैं ये अपडेट कर देता हूँ। दूसरा,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो पार्टी और दूसरी पार्टियां भी, हमारी पार्टी नहीं, इनकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, इनके गठबंधन में है, वो भी बराबर तमाम मंचों से इस बात को कह रही है कि मुल्क में जो जनगणना होनी चाहिए वो उसमें जाति की भी जनगणना होनी चाहिए। और समाजवादी लोग आज नहीं कह रहे हैं, हम 60 के 50 के दशक में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सबने मतलब लोहिया जी का प्रसिद्ध नारा था, पिछड़ों ने बांधी गांठ तो में पावे साठ। ठीक है, तो इनको आपत्ति इस बात पे हो रही है कि जो दलित चेतना को उभारने की बात, दलितों के हितों की बात, पिछड़ों के हितों की बात अगर विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो इनको अपना जो इन लोगों ने 17-14 में धार्मिक उन्माद के माध्यम से, धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से उस वर्ग को बहलाया था, तो अगर वे राजनीतिक रूप से चेतन होगा तो वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये इनको एक परेशानी का विषय स्पष्ट रूप से आज की इस डिबेट में मैं जान पा रहा हूं। तो ये आज से नहीं कह रहे हम बहुत पहले से कह रहे हैं। इस पर इनको आपत्ति क्या है उस बात को ये स्पष्ट करते नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहते हैं कि वो पिछली क्लास से आते हैं तो इनको आपत्ति हो जाती है, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पिछली क्लास से आता हूं तो तब इनको आपत्ति नहीं होती। दूसरी, ये खर्च की बात कर रहे थे, बार बार सफाई का जिक्र करते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो डुबकी लगाई है वो 6-6.5 करोड़ रुपए में पड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई है, प्रधानमंत्री जी ने जो डुबकी लगाई है उस पे खर्चा आरटीआई से मालूम करिए आप, 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। और गरीब और दलित की चिंता करने वाला व्यक्ति एक दिन में 6 बार वर्दी बदलता है और उस आदमी को ये प्रचारित किया जाता है कि वो 18 घंटे काम करता है। इस देश की राजनीति में असत्य के तत्वों का प्रचार करने का प्रसार जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। मैं वही कह रहा हूँ नगेन जी और उपाध्याय जी, दोनों लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप मेरी बात सुन लो। एक व्यक्ति काशी में जाकर प्रधानमंत्री गंगा जल जिसको हमने पवित्र माना है, जिस विश्वनाथ मंदिर को हमने सबसे अच्छा माना है, शंकर जी का डमरू जहाँ बजता है, जो उनका घर है, वहां पे जाके स्नान करता है, भगवान का आचमन करता है, और उसकी तुलना आप कर रहे हो सही में जो वहां से हीरोइनों को बुलाकर, प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाकर डांस कराते हो। कैसी बात करते हो? वहीं पे पुलिस, कैसी बात करते हो? बिल्कुल, हमने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। आप तुलना किस बात की कर रहे हो नगेन जी? और आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसी तुलना करते हुए? और किसके लिए कह रहे हो? नगेन सिंह जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, नगेन सिंह जी जवाब दीजिए। आप पैसा लेंगे, आपने अपने रिश्तेदारों से लेकर जवाब ले लेते हैं, सबको आपने मंत्री बना दिया था, और आज उसके घर में उसकी माता जी जैसी थी ऐसी है और ऐसी रहेंगी। चलिए जवाब ले लेते हैं, सीधा जवाब, सटीक और सीधा जवाब नगेन सिंह जी। जी मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्ति की, चाहे वे साधारण व्यक्ति हो, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हो, मैं निजी आस्था पर चोट नहीं कर रहा। ये निजी आस्था का प्रश्न है कि कौन किस आराध्य को मानता है। लेकिन मुझे ये आपत्ति है कि उस गंगा की पवित्रता को मैं स्वीकार करते हुए ये बात भी कहना चाहूंगा कि वह जीवन वाहिनी जब सब वाहिनी बन रही थी तो उस गंगा में वो सब वहे हैं, उन्होंने शिष्टियां ली हैं जिनको शमशान में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होने का भी अवसर नहीं मिला है। तो अगर प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाते तभी उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उस बात की प्रशंसा करती। चलिए मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है। जवाब दे देखो ऐसा नहीं है। देखो मैं अभी जब आप तुलना कर रहे थे सफाई का, मैं नहीं तुलना कर रहा था, आप ही तुलना कर रहे थे। नहीं नगेन जी कर रहे थे, हम आप नहीं कर रहे थे, नगेन जी कर रहे थे। मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। तो वो जब किस चीज की तुलना किस चीज से कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पब्लिक देख रही होगी। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस जगह की बात कर रहे हो, जिस कोविड काल की बात कर रहे हो, जिस समय पर जब पूरा देश भूखा था तो अन्न तक पहुंचाया था जिनके घर पे यदि आज आप किसी के घर भी चले जाओ जिनको अन्न की आवश्यकता पड़ी उनको दिया। पहले के जमानों में ऐसा होता था कि लोग महामारी से कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। और आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा और 1,50,000, आपको तो लगता था कि भाई ये बीजेपी की वैक्सीन है, यही लगता था ना नगेन जी? आपके लोगों ने कहा था, अखिलेश यादव जी ने सबके सामने कि ये बीजेपी की है, मत लगवाना, मर सकते हो।
और आज 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कराकर हमने दिखा दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और अब बच्चों के लिए भी लग रहा है। और एक और बात बता दूं, जनता सब जानती है नगीन जी, आपको, हमको, उपाध्याय जी को, सबको, वो अपने हिसाब से विचार कर चुकी है। आप जितना जातिगत समीकरण ले आओ, जितना कम्युनिज्म ले आओ, जितना समाजवाद ले आओ, लोहिया जी ने कभी नहीं कहा था आरक्षण के लिए, जाके आज पढ़ लेना किताब में, लोहिया जी खुद विरोधी थे जनगणना के। जवाब नगेन सिंह जी, एक छोटा सा जवाब और बता दीजिए लोहिया जी विरोधी नहीं थे। समझो, भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों के आरक्षण से सहमत नहीं है, इसको स्पष्ट करें। दूसरी बात, अगर आपकी सार्वजनिक जनगणना से सहमत नहीं है, अगर आपकी जनगणना से सहमत नहीं है, सार्वजनिक वितरण, प्लीज मुझे अपनी बात कहने दीजिए सुरेंद्र जी, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था। अगर आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मजदूर कोरोना काल में सड़कों पर अपने घर के लिए पैदल क्यों पलायन कर रहा था? मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दें। अगर आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली इतनी मजबूत थी तो लोग जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में पलायन कर अपनी नौकरी कर रहे थे, जिन्होंने अपने पैतृक स्थानों को इसीलिए पलायन किया था कि वो रोजगार दूसरी जगह, उनको बम्बई में, दिल्ली में या अहमदाबाद में उनको रोजगार मिल रहा था। उनके सामने उनके सामने रोटी का संकट खड़ा हुआ। आप रोटी नहीं करा पाए। जवाब ले लेते हैं आरबी उपाध्याय जी, उन्होंने भी बड़ी बारीकी से इन सब चीजों को कवर किया है, पूछ लेते हैं उनसे। देखिए, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे ये लोग, इनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आर्थिक जनगणना की बात नहीं करते। क्यों करते हैं? समझ से परे है। और आप कहते हैं भी नहीं, क्रीमी लेयर को बंद कर दिया। देखिए, नेक्सस क्रिएट हो गया है। शायद आप उसकी स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि मान लीजिए एक जाति के आधार पर व्यक्ति कितना भी कहते हैं, बड़े बड़े नेता देखिए, इनको कोई जरूरत नहीं आरक्षण की, लेकिन वो भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आधार सिर्फ एक होना चाहिए, वो आर्थिक आधार होना चाहिए आरक्षण के लिए। दूसरे बात, हमारे मित्र कह रहे थे अभी अन्न दिया है हमने। अरे भाई देखिए, उस समय दवा की जरूरत थी, उस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी और वो नहीं मिल रही थी, इसे नकारा नहीं जा सकता। अभी नगेंद्र जी ने भी कहा कि जब इतनी अच्छी वितरण प्रणाली थी तो मजदूरों को जो रेल के नीचे कट के मर गए, आपने देखा बेटी अपने बाप को साइकिल परत के ले ली, वो विदारक घटनाएं थी। शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी, आप अन्न बांट रहे थे, नदियों में सब बह रहे थे, शमशान घाट में जगह नहीं थी। तो वो व्यवस्था कहाँ थी? लेकिन व्यवस्था का फेलियर है और इसमें कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। बस सत्ता में जो है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। कल ये सत्ता में थे, इनसे प्रश्न पूछता था। पत्रकार का कोई किसी राजनीति से लेना देना नहीं होता है, चाहे वो प्रियव्रत है चाहे मैं हूँ। हम जनता में जो हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। आप क्यों फ्री अनाज की बात करते हैं? उसे रोजगार दे दीजिए, उसकी आमदनी होगी, उसकी जेब में पैसा होगा, वो खरीद लेगा। आप रोजगार नहीं दे पाए, उसकी जेब में पैसा नहीं था, इसलिए आप फ्री अनाज देके आप उसको बदुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ। किसान है, किसान की उपज का सही मूल्य मिल जाए, तो वो नहीं चाहता उसका कर्ज माफ हो। अगर उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा तो वो बिजली का बिल भी भरेगा, बैंक का कर्ज भी चुकाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगा। जब मूलभूत चीजें हैं वो होनी चाहिए। अब क्या है कि बड़ा इजी गोइंग चीजें हो गई है कि मैंने राशन फ्री दे दिया है, मैंने 2000 रुपए दे दिए हैं तो मुझे वोट कर दो। क्या है ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये फ्री का जैसे लगता है कि नेताजी की जेब में पैसा था, यानी उनके पारिवारिक संपत्ति को बेचकर उन्होंने दान कर दिया, तो जनता भी समझ ले वो पैसा जनता का ही है, वो जनता की जेब से ही निकलता है, तो जनता को ही दिया गया। बिल्कुल अवस्थी जी, आखिर रसगुल्ले फेंकने का बजाय आप उन्हें रसगुल्ले खरीदने लायक क्यों नहीं बनाते? बना दीजिए, सक्षम बनाइए, जिससे बैसाखी पर मत चलाइए। जिस तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ, जिस तरीके से समाज को बढ़ाने के लिए एक दिन में ऐसा नहीं होता उपाध्याय जी कि समाज की स्थितियां बदल जाएं।
समाज का स्थितियां बदली हैं, और 3 साल जो आपने यहाँ पे जो स्थितियां देखी है, 2 साल कोरोना का पीरियड हो, ये तीसरा साल चल रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में बड़ी खराब स्थितियां हुई। लोगों के यहाँ विश्व में तो बॉडी रखने की जगह तक नहीं बची थी। मैं खाली ये कहता हूँ कि सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि 70 सालों में सभी वर्गों का इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट किया जाता, तो आज 70 साल के बाद इतना समय नहीं लगता किसी भी समाज को ऊपर लाने के लिए। चलिए और इसको ऊपर लाने के लिए विकास करना ही पड़ेगा। सुरेंद्र जी, समय की कमी, फिलहाल एक कमेंट ले लेते हैं नगेंद्र सिंह जी से, उसके बाद फाइनल कमेंट आरवी उपाध्याय जी से। 10 सेकंड नगेंद्र सिंह जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 7 साल से सत्ता में है, लेकिन अब भी इनकी जो शब्दावली है वो विपक्ष जैसी है। ये सहज नहीं, क्योंकि इन्होंने बातें इतनी बड़ी बड़ी कह दी थी, वो कर नहीं पाई। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति विपक्ष का या निष्पक्ष व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो ये असहज हो जाते हैं। तो पूरी तरह से ये सरकार केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार जो है, जो इन्होंने कहा था वो कर नहीं पाई है, पूरी तरह से असफल है, और इसी का परिणाम जो है 2022 के चुनाव में ले लेते हैं और जानेंगे कि आखिर दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है या जमीनी हकीकत पर उनका विकास भी होता है। आरपी उपाध्याय जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा। देखिए, दलितों का जीवन उत्थान के लिए ये जरूरी है कि उनका जीवन स्तर उठाइए, उन्हें अच्छा पढ़ाइए, अच्छा रहने के लिए दीजिए, और समाज में उन्हें स्वावलंबी बनाइए। आप इस तरीके से नहीं है, कोई आरक्षण के नाम पर एक नेता है, वो कहता है मैं आरक्षण दे दूंगा, नेता बन जाता है, कुर्सी लेता है, मैं आरक्षण, और फिर सरकारी नौकरियां हैं तक इस आरक्षण की बात करते हैं, उस गरीब को समझ क्यों नहीं बनाते हैं। मैं तो जो दलित की बात करें, उस दलित का जीवन स्तर ऊंचाते हैं, उसके बच्चों को पढ़ने की अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न कीजिए, उसको अच्छा इंजीनियर बनाइए, अच्छा डॉक्टर बनाइए, वो अपनी जगह बना लेगा। आप बैसाखी पर चला रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटर पर रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। चलिए समाज का उत्थान यही होगा। समय फिलहाल अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है, दलित वोट से चोट की जा रही है और 2022 विधानसभा चुनाव पर निशाना साधा जा रहा है। तो फिलहाल एनबी न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।